रात के 8 बजे का समय था। तूफानी बारिश हाड़ कपा देने वाली हवा के साथ तांडव कर रही थी। डॉक्टर खन्ना सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के अंदर बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। वह भी उस रूम से निकले थे जहां एक्सीडेंटल लाशों का चीर फाड़ प्रैक्टिकल किया जाता था। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई हवा के झोंके की तरह दौड़ता हुआ उस रूम के अंदर घुस गया हो। डॉक्टर खन्ना के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोला तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा काला साया नजर आया जिसकी आंखें लाल खून जैसी सुर्ख थी। पूरा कमरा चपड़ चपड़ की आवाज से गूंज रहा था। कड़कड़ाती हुई ठंड में डॉक्टर खन्ना के शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। डॉक्टर खन्ना ने एक झटके में रूम का दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी फुर्ती से कॉलेज के बाहर निकल गए। वह कार के अंदर बैठे ही थे कि तभी उनकी नजर कार में लगे हुए मिरर पर चली गई। डॉक्टर खन्ना की चीख तूफान को चीर गई। अगले दिन डॉक्टर खन्ना की लाश बेहद बुरी अवस्था में मिली। उनके सीने से दिल गायब था। इस घटना के कुछ महीने बाद आर्यन ने कुछ महीनों पहले ही मुंबई के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में आते ही उसकी दोस्ती पूजा राजन से हो गई। उसी मेडिकल कॉलेज में एक बिगड़ैल लड़का अर्जुन भी पढ़ता था। कई बार अर्जुन आर्यन से बगैर किसी वजह के झगड़ा भी कर चुका था। एक रात आर्यन अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी एक सुनसान रास्ते के बीच अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ाकू समझता है ना तू? आज मैं तेरी सारी पढ़ाई निकाल दूंगा। अर्जुन, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम बगैर बात मुझसे झगड़ते रहते हो। हाँ, क्योंकि तेरे आने के बाद हर कोई टीचर मुझ पर ही कमेंट कसता रहता है। इतना कहकर अर्जुन ने एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। वो चाकू ले जाकर आर्यन को मारने के लिए जैसे ही झपटा कि तभी अर्जुन के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। आर्यन को छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। उस लड़की को देखकर अर्जुन ने एक बुरी तरह से डर गया। वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। आर्यन ने देखा उसके सामने एक बेहद सुंदर दिखने वाली लड़की खड़ी हुई थी जो आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये अर्जुन तो मेरी जान लेने के ही मूड में था। वैसे कौन है आप और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मेरा नाम दृष्टि है, तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हो। उस सुंदर लड़की की बात सुनकर आर्यन उसे बहुत गौर से देखने लगा। उसे अब दृष्टि का चेहरा बड़ा ही जाना पहचाना महसूस हुआ। दृष्टि के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था और उस आकर्षण में आर्यन अपने आप को खींचता हुआ महसूस कर रहा था। वो और दृष्टि इस वक्त एक दूसरे की आंखों में लगातार देखे जा रहे थे। हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने आपको कॉलेज में देखा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अर्जुन जैसा दबंग लड़का आपको देखकर भाग क्यों गया? पता नहीं कॉलेज के लोग मुझसे क्यों घबराते हैं, वो मुझसे डरते हैं। कहीं तुम्हें भी मुझसे डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसी खूबसूरत लड़की से कोई बेवकूफ इंसान ही डरेगा। आर्यन की बात सुनकर दृष्टि जोर जोर से हंसने लगी और यहीं से आर्यन और दृष्टि की दोस्ती और प्यार का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन मौका देखकर उसने दृष्टि से अपने दिल की बात बोल ही दी। दृष्टि, हमें छुप छुप कर मिलते हुए काफी वक्त हो गया है। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ आर्यन, लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अपनाएंगे? देखो, मेरे परिवार में केवल मेरी माँ और मेरे पिताजी है और मैंने उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर ली है और खुशी की बात है कि वो तैयार है। आर्यन की बात सुनकर दृष्टि आर्यन से खुश होते हुए लिपट गई। आर्यन ने जब अपने और दृष्टि के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त हैरत और खौफ से आर्यन की ओर देखने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ हो। आर्यन, तू पागल हो गया है क्या? दृष्टि के बारे में कुछ जानता भी है? पूजा सही कह रही है आर्यन, सारा कॉलेज दृष्टि से डरता है। वो सारा दिन क्लासेस में कम और बल्कि उस जगह ज्यादा रहती है जहाँ कॉलेज में एक्सीडेंटल लाशें रखी जाती है। कई बार तो लोगों ने दृष्टि को स्वयं उस एक्सीडेंट लाशों को खाते हुए भी देखने का दावा किया है। तुम दोनों का दिमाग तो सही है, हाँ?
जानते भी हो तुम दोनों क्या बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कुछ दिनों बाद तुम दोनों डॉक्टर बन जाओगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन करते हो। दृष्टि जैसी अच्छी लड़की को बदनाम कर रहे हो। उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरी पत्नी बनने वाली है। अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो शादी में आ जाना। इतना कहकर आर्यन वहां से गुस्से में चला गया। आर्यन का बदला बिहेवियर को देखकर पूजा हैरत में पड़ गई। राजन पूजा की ओर देखकर बहुत ही रहस्यमय अंदाज में बोला, आर्यन की बात का बुरा मत मानो पूजा। लगता है दृष्टि ने उसे अपने पूरे वश में कर रखा है। अब तो भगवान ही इसके और इसके परिवार का भला करे। कुछ दिनों बाद एक मंदिर में आर्यन और दृष्टि का विवाह हो गया। विवाह में आर्यन के दोस्त पूजा और राजन शामिल नहीं हुए। दृष्टि आर्यन की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। आते ही दृष्टि ने घर का सारा काम काज संभाल लिया और कुछ ही दिनों में उसने अपनी सास और ससुर का दिल जीत लिया। आर्यन अब एक डॉक्टर बन चुका था। आर्यन सुबह अपने क्लिनिक चला जाता और शाम को वापस आता। दृष्टि आर्यन को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, लेकिन कुछ दिनों से एक बात आर्यन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि दृष्टि आधी रात के बाद अचानक अपने बिस्तर से लापता हो जाती थी। आर्यन जब भी उसे ढूंढने की कोशिश करता तो वो चाहकर भी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता था और बेहोशी की हालत में नींद की वादियों में खो जाता था। सुबह जब वो दृष्टि से इस बारे में बात करता तो वो हमेशा आर्यन का मजाक बनाती हुई कहती कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। वो पूर्णिमा की रात थी। उस रात आर्यन के माता पिता को नींद नहीं आ रही थी। घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी आर्यन की और उसके माता पिता के कानों में बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज टकराई और अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज में तेजी हो गई। आर्यन के माता पिता के चेहरे पर दहशत और खौफ के साए लहराने लगे। वो दोनों अपने कमरे से बाहर आ गए। तभी अचानक उनकी नजर छत पर गई। छत पर उन दोनों को एक साया नजर आ रहा था। उस साये को देखकर उन दोनों के दिल में अनहोनी आशंका के बादल लहराने लगे। आर्यन की मां और पिताजी तेज कदमों से छत के ऊपर चले गए। उन्होंने देखा कि दृष्टि अजीब सी अवस्था में खड़ी हुई चांद को घूरे जा रही थी। दृष्टि की आंखें बिल्कुल लाल थी। यह देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर गए। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो दोनों शाम के वक्त आर्यन को डरते डरते रात वाली घटना बताने लगे, मगर उन दोनों को नहीं पता था कि दृष्टि कमरे के बाहर उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। दृष्टि गुस्से में कमरे में आकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? मैंने आप दोनों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। आर्यन के माता पिता दृष्टि को दहशत भरी निगाहों से देखने लगे। उन दोनों ने देखा दृष्टि अजीब से अंदाज में उन दोनों को घूरे चली जा रही थी। अचानक दृष्टि के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वहां से चली गई। आर्यन अपने माता और पिता से बोला, मैं आज रात अपने क्लिनिक में ही रुकूंगा। मुझे ऑर्डर मिले हैं कि आज रात मुझे क्लिनिक पर ही रुकना है, कुछ आदिवासी लोगों का इलाज करने के लिए। कल सुबह आकर मैं दृष्टि से इस बारे में जरूर पूछूंगा। इतना कहकर आर्यन कपड़े बदलकर वहां से चला गया। आर्यन को गए कुछ ही घंटे हुए थे कि तभी मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया। तेज बारिश तूफान के साथ होने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें तेज होने लगी। आर्यन की मां और पिता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत पर जा रहा हो। वो दोनों तुरंत बाहर आ गए। उन दोनों ने देखा कि भयानक तूफानी रात में छत पर दृष्टि खड़ी थी। वो दोनों दबे पांव छत के ऊपर चले गए, मगर सामने का मंजर देखकर उन दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने देखा कि दृष्टि के कपड़े से एक बेहद भयानक डायन जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर बेहद खतरनाक झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, आसमान को घूरे जा रही थी।
तभी वो डायन उन दोनों की ओर देखकर बोली, सोचा था कि तुम दोनों को नहीं मारूंगी, लेकिन तुम दोनों ने मेरा असली रूप देख लिया है। इतना बोलकर उस डायन ने बेहद फुर्ती से अपने पंजे उन दोनों के सीने में गड़ा दिए और एक ही झटके में उनका दिल निकाल कर खा गए। उन दोनों की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। इधर रात में आर्यन के क्लिनिक में एक भी आदिवासी नहीं आया था। तभी आर्यन ने देखा कि उसके दोस्त पूजा राजन, एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति, उसके क्लिनिक में आ गए। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कौन है? आर्यन, हमें तेरी चिंता है। हाँ, इतनी चिंता है कि तुम दोनों तो मेरी शादी तक में नहीं आए। हाँ, क्योंकि आर्यन, तूने जिससे शादी की है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। इतना कहकर राजन ने एक न्यूज़पेपर आर्यन के सामने रख दिया। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि अर्जुन की लाश एक सड़क पर लावारिस अवस्था में पाई गई और उसका दिल गायब था। जिस रात तुझे दृष्टि मिली थी उसी रात अर्जुन मर गया। ये दोनों बच्चे मुझसे काफी वक्त से मदद मांग रहे थे। आज मुझे इनकी मदद के लिए आना ही पड़ा। मुझे बताओ बेटा, क्या तुम्हारी पत्नी रात के वक्त अक्सर गायब हो जाती है और तुम चाहकर भी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते हो? आपको कैसे पता? क्योंकि वो एक डायन है। जिस रात उसने तुम्हारी जान बचाई थी उस रात वो अपने शिकार के लिए निकली थी। अक्सर डायने इंसानों का रूप लेकर इंसानों के साथ ही रहती है और मौका देखकर वो उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है, उनका दिल निकाल कर खा जाती है और ये हजारों वर्षों तक जिंदा रहती है। मुझे बताओ, विवाह के बाद क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया हो? साधु की बात सुनकर आर्यन के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ और उसने अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटना साधु को बता दी। जल्दी चलो बेटा, आज तूफानी रात है और तूफानी रात डायनों का मनपसंद मौसम होता है। वह आज रात अपने असली रूप में जरूर आएगी। तुम्हारे माता पिता की जान को खतरा है। साधु की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से घबरा गया। वो उन सबको कार में लेकर तुरंत अपने घर पर आ गया, मगर घर का नजारा देखकर आर्यन चीख पड़ा। उसने देखा कि उसके माता पिता की लाश फर्श पर पड़ी थी और उसके सामने एक भयानक चील जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत की शक्ल में एक डायन खड़ी थी, जो सबको खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तू यहाँ क्या करने आया है साधु? इतना बोलकर डायन ने अपना सर बहुत तेजी से पीछे की तरफ घुमाया। अचानक उसकी चोटी बहुत लंबी हो गई और उस लंबी चोटी ने राजन और पूजा को दबोच लिया। वो दोनों दर्द से चीख उठे। तभी साधु ने एक सफेद चमकने वाला चांदी का चाकू निकाल लिया और आर्यन को देते हुए बोला, इस चाकू से इस चोटी को तुरंत काट दो। चोटी कटते ही ये कमजोर पड़ जाएगी। आर्यन ने बहुत फुर्ती से एक ही झटके में चांदी के चाकू से चोटी को काट दिया। चोटी के कटते ही डायन दर्द से चीख उठी। शायद उसे साधु से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। साधु ने तुरंत अपनी झोली से एक मंत्र युक्त लाल सफेद पाउडर निकालकर उस डायन की आधी चोटी पर फेंक दिया। ऐसा करते ही उस डायन के शरीर में तुरंत आग लग गई। कुछ ही देर में वो डायन जलकर कोयले में खाक बन गई। अब वहां शांति ही शांति थी।